डॉक्टर मिलिंद वसंत कीर्तने एक प्रतिष्ठित ईएनटी सर्जन हैं जिनको 50 वर्षों का अनुभव है। आज वो केईएम हॉस्पिटल में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल और एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कीर्तने ने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में अग्रणी भूमिका निभाई है और 200 से अधिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की है। इनमें उन्होंने 1200 से अधिक ईएनटी सर्जन को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने 4000 से अधिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी किए हैं, जिसने बच्चों को जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन दिया है। अपने चैरिटेबल ट्रस्ट आई हियर फाउंडेशन के माध्यम से वे कॉक्लियर इम्प्लांट को बढ़ावा देते हैं और ऑडियोलॉजिस्ट और विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। उन्हें लेट डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार 2005 और पद्मश्री 2014 सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे विभिन्न राष्ट्रीय ईएनटी संगठनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी प्रतिबद्धता ने उन्नत ईएनटी देखभाल को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाया है। उनके कॉक्लियर इम्प्लांट किए हुए खिलाड़ियों ने इस साल पेरिस पैरालंपिक्स में मेडल भी जीते हैं। हम आज इस विख्यात हस्ती से सवाल पूछ रहे हैं द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट पर। डॉक्टर, आप आज हमारे देश और दुनिया के टॉप ईएनटी सर्जन हैं। पिछले 50 वर्षों में यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद संतोषजनक यात्रा रही होगी। किस चीज़ ने आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया? क्या आप हमें बताएंगे? हाँ, इट इज़ हार्ड वर्क तो है कि इसमें करना पड़ता है कि जो भी काम सामने आए वो तो पूरा करना पड़ता है, मगर पेशेंट्स के साथ काम करके ये दिखाई देता है कि जब भी उनको अच्छा लगता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, उनसे जो हमें आनंद मिलता है, यही प्रेरणा है कि इसके लिए हम काम करते रहें। सारे माता पिता जो हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं वे यह जानना चाहेंगे कि बच्चों में सुनने की क्षमता कम होने की शुरुआती लक्षण क्या हैं, बच्चों की सुनने की क्षमता में क्या क्या खराबी हो सकती है और उन्हें कब किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अगर आपको कोई भी डाउट आ जाए कि कोई बड़ी आवाज़ हो गई हो, छोटा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या जब भी आप बच्चे को बुलाते हो तो बच्चा तुरंत देखता नहीं आपकी ओर, या तो फिर जैसे वो 1 साल 1.5 साल हो जाता है और जितना बोलना चाहिए उसे उतना बोलता नहीं है, 2 या 3 के बीच में, 2-3 साल के बीच में तो उसको पूरे सेंटेंसेस, पूरे वाक्य आने चाहिए। तो ये मत समझो कि नहीं कोई बच्चे लेट बोलते हैं तो ऐसे चल जाएगा, क्योंकि ये बच्चा अगर ठीक से सुनता नहीं तो अभी डायग्नोसिस करना, उसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू करो, बच्चे की डेवलप सिर्फ भाषा और बोलना जो है, लैंग्वेज एंड स्पीच, ये नहीं, मगर उसकी जनरल डेवलपमेंट भी इससे अफेक्ट हो जाती है कि अगर बच्चा सुन नहीं पाता। तो ये छोटे छोटे जो साइंस है उसको देखकर, और मुझे तो लगता है कि अगर बच्चा नॉर्मल भी लगता है ना, तो जैसे आप बच्चे को डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हो, या वेल बेबी क्लिनिक होता है, आप जाके उसका वज़न लेते हो, जो डॉक्टर चेक करता है, तो सब बच्चों को एक बार हियरिंग टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जल्दी जान जाए तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। बच्चा पहले दिन पे जब पैदा होता है तो उसको पहले दिन में भी एक टेस्ट अपने पास है, जिसे ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन करते हैं, OAE कहते हैं, जिसमें कोई सुई लगानी नहीं पड़ती, मगर बच्चे से रिस्पॉन्स लिया जा सकता है कि ये बच्चा नॉर्मल सुनता है या नहीं। अगर नॉर्मल सुनता है तो ठीक है, अगर नहीं सुनता है नॉर्मल ये टेस्ट में, और ये टेस्ट में 5-10 मिनट भी नहीं लगते, तो फिर आपको थोड़े दिनों के बाद या 1-2 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करके, अलग अलग टेस्ट होते हैं जो अपने को बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मगर हॉस्पिटल में से निकलने के पहले अगर आप ये टेस्ट करवा लो, भले बच्चा एकदम नॉर्मल भी दिखाई दे,
तो उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, और अगर जल्दी में डायग्नोसिस हो गया तो बच्चे को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट ने कई बच्चों का जीवन बदल दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, और जिन बच्चों में सुनने की क्षमता कम होती है उन्हें शीघ्र उपचार की ज़रूरत क्यों होती है? डेफनेस या हियरिंग लॉस जिसे कहते हैं, उसके अलग अलग डिग्रीज होते हैं। तो अगर श्रवण दोष जो है वो माइल्ड है या ज़्यादा तीव्र नहीं है, तो इनको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं होती। वो श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड से काम चल जाता है। श्रवण यंत्र जो होता है वो लाउड स्पीकर जैसे होता है कि बच्चा या मरीज़ कम सुनता है, उसके कान के लिए बड़ी आवाज़ आए तो वो सुनेगा। तो श्रवण यंत्र ये काम करता है कि नॉर्मल आवाज़ को लेके उसको लाउड स्पीकर की तरह बड़ा करके कान में दे देता है। अगर श्रवण दोष इतना तीव्र है या अति तीव्र जिसे हम कहते हैं प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, कि सबसे पावरफुल हियरिंग एड लगा के भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर ऐसे लोगों में कॉकलियर इम्प्लांट के लिए सोचा जाता है। कोई श्रवण दोष ऐसा भी होता है जो सर्जरी से, ऑपरेशन से करेक्ट हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा श्रवण दोष जो कान के अंदर के हिस्सा, इनर ईयर जिसे कहते हैं, उसकी नस जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जो श्रवण दोष होता है उसके लिए हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है। और फिर से एक बार बताऊं कि श्रवण दोष के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये दिखाई गया कि श्रवण दोष इतना तीव्र है कि हियरिंग एड काम नहीं करता, श्रवण यंत्र काम नहीं करता, तो ही कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में सोचा जाता है। डॉक्टर, कॉकलियर इम्प्लांट को आसान भाषा में अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे? श्रवण यंत्र या हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट में काफ़ी फ़र्क है। जो बच्चे या मरीज़ ठीक से सुन नहीं पाता, उनको हियरिंग एड तो ये डिवाइस है जिससे आवाज़ को बड़ा किया जाता है, लाउड स्पीकर जैसे किया जाता है। अगर आपके फ़ोन का कनेक्शन कमज़ोर है तो आप चिल्ला के बात करोगे ताकि दूसरा आदमी सुन सके। अगर डेड फ़ोन है, कनेक्शन हुआ ही नहीं, इसमें कुछ करंट ही नहीं है, तो आप कितना भी चिल्लाओ वो आदमी सुनेगा नहीं। तो जिन लोगों को श्रवण दोष है, जिसमें कान का जो अंदर का भाग है, जिसका काम होता है कि आवाज़ की लहरें जो बाहर से आ रही है, पर्दे पे आ रही है, पर्दे से लेके 3 छोटी हड्डियाँ होती है, वो कान के अंदर तक आवाज़ की लहरें पहुंचाती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है। और ये जो इनर ईयर या कॉकलिया है, इसका काम होता है इन लहरों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदले, वो कान की नस लेके ब्रेन तक लेके जाए। अगर कॉकलिया में करंट थोड़ा कम बनता है तो अपने को श्रवण यंत्र के द्वारा उनको आवाज़ बड़ी करके देना है। जैसे फ़ोन पे चिल्ला के बात करते हैं, आदमी नॉर्मल आवाज़ में बात करेगा, श्रवण यंत्र उसको लाउड स्पीकर की तरह बड़ा करके कान के अंदर देगा, और कॉकलिया को ये ज़्यादा जो आवाज़ आती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और आदमी सुन सकता है, पेशेंट सुन सकता है। अगर कान का अंदर का जो भाग है कॉकलिया, इसमें कोई भी जान बची नहीं है, वो कितनी भी बड़ी आवाज़ तो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता ही नहीं तैयार, तो फिर कोई भी श्रवण यंत्र काम नहीं करेगा। अब कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट में हम बाहरी हिस्सा जो होता है वो श्रवण यंत्र जैसे दिखता है, मगर वो श्रवण यंत्र नहीं होता, वो कंप्यूटर होता है। माइक्रोफोन से आवाज़ उस कंप्यूटर में जाती है, और कॉकलिया जो काम करने वाला था शरीर के अंदर, यानी कि आवाज़ की लहरों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना, ये काम अभी कंप्यूटर शरीर के बाहर करता है। अभी ये एक सिग्नल तो तैयार होगा, मगर वो नस के पास कैसे पहुंचाना। तो जैसे अपने घर में टीवी या रेडियो होता है और छत पे एंटेना होती है, वैसे हम एक रिसीवर ऑपरेशन करके मरीज़ के कान में डालते हैं, जो कान की नस है उसके आसपास में लगाया जाता है, और यहाँ स्किन के नीचे एक एंटेना होती है। बाहरी जो कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया है, उसमें एक ट्रांसमिटिंग कॉइल लगाई जाती है, जैसे अपना टीवी या रेडियो ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है, वो ट्रांसमीटर कॉइल यहाँ के एंटेना पे बैठ जाती है। लोहा चुंबक होता है दोनों में, तो बराबर फिट होती है बाहर चमड़ी में, और ये एंटेना अभी कंप्यूटर द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने हैं
उसको लेके नस तक पहुंचा देती है और फिर ब्रेन को जाता है। तो श्रवण यंत्र में हम मरीज का कॉक्लिया या इनर ईयर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी आवाज़ देके, मगर मरीज के कॉक्लिया से ही आवाज़ जा रही है। और कॉक्लियर इम्प्लांट में जो कान का इनर ईयर या कॉक्लिया है उसका पूरा काम शरीर के बाहर कंप्यूटर करके सीधा नस तक ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाता है। ये दोनों में फ़र्क है। डॉक्टर, कोविड में ये सब इम्पैक्ट हुआ था क्या, और कितने हद तक घर पे पेरेंट्स ने हेल्प किया, तभी क्या हुआ? अभी बीच में ये प्रॉब्लम हुआ था कि कोविड टाइम में लोग बच्चों को सेंटर तक नहीं ले जा सकते थे, तो इसमें कुछ तो हल निकालना था। तो लोगों ने ये कोशिश की कि इसको थेरेपी जो है वो बच्चे को सेंटर में ला के करने के बदले ऑनलाइन थेरेपी करे, और वो इतना अच्छा चलने लगा कि अभी कोविड का डर तो चला गया है, फिर भी ये ऑनलाइन थेरेपी चालू है। इसमें क्या है कि हर बार बच्चे को लाने के लिए किसी न किसी को घर से निकलना पड़ता है। रूरल एरियाज़ में वो 50-60 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है, कभी उससे भी ज़्यादा जाना पड़ता है। तो बहुत बार ये होता था कि कोई ना कोई कारण से अपॉइंटमेंट मिस हो जाती थी। आज बस का स्ट्राइक है, आज बारिश है, आज घर में ज़्यादा काम है। ऑनलाइन शुरू करने से ये अभी नहीं होता। आजकल सब घरों में एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तो होता है, और स्मार्टफोन लेके ऑनलाइन थेरेपी चलती है। मगर इसमें जो पालक है उनको भी हिस्सा लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मल बच्चा स्कूल में जाता है, घर पे उनके पेरेंट्स अगर उसके साथ पढ़ाई करें तो बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा। ये भी बच्चे जब भी थेरेपी के लिए जाते हैं, सेंटर में जाते हैं ऑपरेशन के बाद, तो 2 घंटा वहाँ बैठते हैं, हफ्ते में 2 बार, और बाकी का वक्त तो घर में होता है। जो अगर माँ को बताया जाए कि भाई घर जाके आपको ऐसे करना है बच्चे के साथ, और माँ उसको सीख के नोट्स लेके भी जाके बच्चे के साथ वैसा करती है, तो रिजल्ट्स ज़्यादा आते हैं। और अभी तो माँ बच्चे के साथ घर में बैठेगी, ऑनलाइन थेरेपी यहाँ से चलेगी, ताकि द चांसेस के भाई कोई कारण मिस हो गया ये भी अभी कम होने लगा है। तो जो कोविड की वजह से हमें ज़बरदस्ती करना पड़ा, इट हैज़ नाउ बिकम अ नॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग। बीच बीच में बच्चे को फेस टू फेस के लिए लेके आते हैं, मगर हर बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आप हमें वयस्कों में सुनने की क्षमता में कमी या बहरेपन के बारे में बता सकते हैं? इसके कारण क्या हैं और इसके लिए कौन से निवारक उपाय अपनाए जा सकते हैं? ये तो जानना ज़रूरी कि पहले ये ऑपरेशन जो डिवाइस किया था कॉक्लियर इम्प्लांट्स का, वो एडल्ट्स के लिए था जिनमें पहले अच्छा सुनते थे, उनको भाषा आती थी, बोलना, स्पीच भी था, और कोई कारण उनका सुनने का प्रॉब्लम हो गया कि सुनने की क्षमता चली गई। भले उम्र की वजह, एज रिलेटेड जो चेंजेस होती है उसमें चली गई, या कोई दवा की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से। जो लोग काम करते जहाँ बहुत बड़ी आवाज़ होती है, फैक्ट्री में बोलो, एयरपोर्ट पे बोलो, तो कंटिन्यूस जो आवाज़ को एक्सपोजर होता है उससे भी सुनना कम होता है। हम आवाज़ की इंटेंसिटी मेजर करते हैं डेसिबल लेवल में। तो 80 डेसिबल की आवाज़ अगर आपके काम के एरिया में है और 8 घंटा आप वहाँ काम करते हो, तो हो सकता है कि सालों के बाद आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाए। 100 डेसिबल या ज़्यादा लाउड आवाज़ थोड़े देर के लिए भी एक्सपोजर है तो वो कान को तकलीफ़ दे सकती है। और 130 डेसिबल, जैसे एरोप्लेन के जेट इंजन के बाजू में खड़े रहो, कोई कान के बाजू में गन फायर का आवाज़ हो, वो जो आवाज़ होती है बड़ी आवाज़, वो एक सिंगल एक्सपोजर, एक ही बार एक्सपोज होने से भी कान को डैमेज हो सकता है। तो ऐसे लोगों में जो पहले अच्छा सुनते थे और कोई कारण, जैसे मैंने बताया, सुनना कम हो गया, तो इनको तो पहले हियरिंग एड लगाते, श्रवण यंत्र लगाते हैं। और अगर वो कहते कि श्रवण यंत्र से फ़ायदा नहीं होता, तो हम इनमें एक टेस्ट करते हैं कि श्रवण यंत्र लगा के उनको सिर्फ आवाज़ की टेस्टिंग नहीं करके उनको शब्द देते या वाक्य देते हैं और पूछते कि 100 में से कितने प्रतिशत वो पकड़ सकेंगे। अगर 60% से कम है कि सबसे अच्छा वाला हियरिंग एड लगा के भी ये 60% नहीं पकड़ सकते,
तो ऐसे लोगों में भी कॉकलियर इम्प्लांट किया जा सकता है। मगर जैसे बच्चों में भी इनको थेरेपी देनी पड़ती है और मैपिंग करना पड़ता है, तो ये एडल्ट्स में भी वही करना पड़ेगा। बच्चों से कम करना पड़ेगा, टाइम लिमिट होती है, क्योंकि बच्चों में 2-3 साल करना पड़ता है। एडल्ट्स में तो भाषा भी है, स्पीच भी है, बोल भी सकते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, मगर थोड़ी ट्रेनिंग तो सबको लेनी ही पड़ती है। आप सर्जन्स को उनकी शुरुआती सर्जरी के दौरान उनके ही अस्पतालों में सलाह देने जाते हैं। आपने पूरे भारत में 1200 से अधिक ईएनटी सर्जन्स को प्रशिक्षित किया है। मार्गदर्शन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और यह खासकर ग्रामीण इलाकों में अच्छी देखभाल की सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाती है? क्या आप कोई ऐसा यादगार अनुभव हमें बता सकते हैं जहां इस मार्गदर्शन से बड़ा फर्क पड़ा हो? ये जो आपने मेंटोरिंग का जिक्र किया कि मेंटोरिंग क्यों करना चाहिए, ये जो ट्रेनीज़ मेरे पास आते, जैसे मैंने बोला कि फेलोशिप प्रोग्राम है, 3 महीने या 6 महीने मेरे साथ रहते हैं, ये तो सब ट्रेंड सर्जन से, ऐसे कोई नहीं कि किसी ने पहले ऑपरेशन किया ही नहीं है, ये तो कान की माइक्रो सर्जरी करने वाले सर्जन है। इम्प्लांट का सवाल जब भी आता है तो इन्होंने पहले कभी इम्प्लांट किया नहीं, मेरे साथ रह के सब तो सीख गए, ट्रेनिंग होगी उनकी, मगर फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे थोड़ी तो नर्वसनेस रहती है कि भाई ये इम्प्लांट 6 लाख का है, इतना डेलिकेट है, बाल जैसा है, 0.5 मिलीमीटर, आधे मिलीमीटर से भी पतला है, तो अगर ये डैमेज हो गया तो 6 लाख गए। तो ये जो उनका टेंशन होता है या डर होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि मैं आगे ना जा सकूँ तो क्या, तो इसलिए मुझे जाके उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। कोई सर्जन ऐसे जो एक बार जाऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो कर लेगा। बहुत सारे लोगों को 2-3 बार, कोई लोग थे जिसमें मेरे को 6-7 बार जाना पड़ा, मगर अभी ये सब लोग उनका प्रोग्राम करते हैं। और आजकल माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है जो टीवी पे दिखा सकते हैं, वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये हुआ भी है कि कहाँ कोई स्टेप पे थोड़े अटक गए, आगे नहीं जा सकते थे, उन्होंने मुझे वीडियो कैमरा के बताया कि ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो मैं यहाँ बैठ के, बॉम्बे में बैठ के उनको बताता हूँ कि ये ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो, और इन चीज़ों में अल्टीमेटली वो ऑपरेशन कंप्लीट कर सके। तो ये मेंटोरिंग का मतलब है कि अल्टीमेटली पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसीलिए मेंटोरिंग इम्पोर्टेंट रहता है। और ये तो सिर्फ वीकेंड पे होता है, क्योंकि पूरा वीक अपने हफ्ता भर तो काम घर का चलते रहता है, पेशेंट्स चलते रहते हैं। वीकेंड्स जब भी ऑफ होता है तो मेंटोरिंग करता हूँ मैं। Hats off to you, really. आपने ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क सर्जिकल कैंप आयोजित किए हैं। क्या आप किसी ऐसे परिवार या सर्जन्स की कहानी हमें बता सकते हैं जिन पर आपके इस कार्य का गहरा प्रभाव पड़ा हो? ये मैं 1970s 80s में करता था, लेट 70s और 1980s में करता था, क्योंकि अपने देश में काफ़ी ऐसे सेंटर्स थे रूरल एरियाज़ में जहाँ माइक्रो सर्जरी कान की नहीं होती थी, तो मरीज़ों को मेन शहर में जाना पड़ता था। और वहाँ के जो सर्जन्स थे वो हमारे पास KEM हॉस्पिटल में आके ट्रेनिंग लेके चले गए थे, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई आप एक बार यहाँ आइए, थोड़े कैंप्स हो जाए तो लोगों को पता भी चले कि ये सर्जरी यहाँ हो सकती है। तो हमने महाराष्ट्र में कैंप्स किए थे, कर्नाटका में कैंप्स किए थे, राजस्थान में कैंप्स किए थे, गुजरात में कैंप्स किए थे, असम में कैंप्स किए थे, बंगाल कलकत्ता में कैंप्स किए थे, जिन एरियाज़ में माइक्रो सर्जरी ज़्यादा नहीं होती थी डेफनेस करेक्ट करने के लिए। और वहाँ जाते वक्त हम हमारा माइक्रोस्कोप इक्विपमेंट सब साथ में लेके जाते थे, और माइक्रोस्कोप पे कैमरा रहता था, ताकि जब भी हम मरीज़ों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के जो इंटरेस्टेड ENT डॉक्टर थे वो आके उस वक्त देख सकते थे कि अंदर क्या चल रहा है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं था। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि एक जगह पे हम गए थे जहाँ माइक्रो सर्जरी नहीं होती थी, तो हमने जो कुछ भी बताया तो बस बाकी देखने वाले सब अरे वाह क्या बहुत बढ़िया, यही चलता था। 5 साल के बाद हम वही जगह वापस कैंप करने गए, और जब भी हम ऑपरेशन कर रहे थे तो इस वक्त सवाल आने लगे
कि सर हम ये स्टेप जब भी करते तो हमें ये डिफ़िकल्टी आती है, ये स्टेप, यानी कि वो 5 साल में इतना फ़र्क हो गया था कि जहाँ ये सर्जरी नहीं होती थी वहाँ वो सर्जन्स ने शुरू कर दिया था। तो जहाँ जहाँ हम जाते थे एक ही मकसद था, दो थे मकसद थे कि एक तो मरीज़ों के लिए इट वाज अ फ्री कैंप और लोकल टैलेंट भी डेवलप हो जाए, और ये काफ़ी जगह हुआ कि वहाँ के सर्जन्स ने पिकअप किया और 80s के बाद फिर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाय द टाइम लिटिल बिट ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट केम तो सबको ये इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलने लगी थी। उस वक्त ऐसा था कि देखे बिना वो कर नहीं पाते थे। तो ये कैंप्स मरीज़ों को भी फ़ायदा हुआ और सर्जन्स को भी फ़ायदा हुआ, उनके द्वारा वो वहाँ की पॉपुलेशन को भी माइक्रो सर्जरी करते हैं। एक किस्सा मुझे याद है, ये मैं अफ्रीका में भी करता था। 20 साल मैंने वहाँ वॉलंटियर सर्विस दी थी। एक हफ्ता जाके वहाँ के मरीज़ों पे, मेनली बच्चे जो होते थे जिनको डेफनेस की प्रॉब्लम थी, तो उनके ऊपर हम वी यूज्ड टू डू फ्री सर्जरी। तो एक दिन सर्जरी 20 साल मैंने किया। लेटर पार्ट में हम 5 स्टार ये जो गेम पार्क होता है मसाई मारा जहाँ, तो वहाँ जाके बैठे थे। तो एक वेट्रेस आई, बोले आप डॉक्टर कीर्तने हो? बोले हाँ। तो बोले आप अपने ड्रिंक्स लीजिए, खाना यहाँ नहीं खाएंगे, आपको हम स्पेशल जंगल में जाके खाना खिलाएंगे। ना दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं बोला ये क्या हो गया? तो उसने बोला कि हमारा जो शेफ़ है उसको डेफनेस था, आपने उसका ऑपरेशन 10 साल पहले किया था, तो वो एडुकेट करके अभी यहाँ शेफ़ का जॉब कर रहा है, तो उसने आपको पहचाना, तो एज अ थैंक यू गेस्ट है वो आपको ये डिनर देना चाहता है। सो सुनने की क्षमता मिलने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। एजुकेशन बिकम्स पॉसिबल, कम्युनिकेशन, जॉब्स, एवरीथिंग इम्प्रूव्स। आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में 4000 से अधिक कॉकलियर इम्प्लांट किए हैं। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी महंगी हो सकती है, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले परिवारों के लिए। ऐसे सर्जरी में आमतौर पर कितना खर्चा होता है, और क्या ऐसी कोई सरकारी योजना है जो इस पर सब्सिडी देने में मदद करती है, या क्या अन्य लोग आपकी मदद करते हैं आपके आई हेयर फाउंडेशन के ज़रिए? ये बच्चे के पूरे ज़िंदगी का सवाल है। तो इसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसे ADIP कहते हैं, और दूसरा एक RBS के राष्ट्रीय बाल सेवा कार्यक्रम है, जहां गवर्नमेंट से इनको इम्प्लांट के पैसे, ऑपरेशन के पैसे मिलते हैं, तो इन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, वो देख के इनका पैसा रिलीज़ होता है। प्राइवेट ट्रस्ट भी, जैसे हम एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है आई हेयर फाउंडेशन, 2013 से हम चला रहे हैं, जहां हम लोगों से डोनेशंस लेके इसके द्वारा बच्चे का भी ऑपरेशन करते हैं। मगर ये सब प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के या प्राइवेट ट्रस्ट से भी, ये सब बच्चों को देखते हैं। और जैसे हमने देखा कि एडल्ट्स भी है जिनको पहले अच्छा सुनता था और अभी डेफनेस आ गया है, इनको कोई फंडिंग नहीं मिलता। तो अपने देश में 90% प्लस बच्चों का ऑपरेशन होता है फंडिंग के द्वारा, और एडल्ट्स जो है 5 या 10% ही रहते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, ये 50-50 होता है, या कभी कभी तो 60% एडल्ट्स और 40% चिल्ड्रन, ये भी हो सकता है। तो ये जो प्राइवेट डोनेशन है, पहली बार हमें 2003 में महिंद्रा कंपनी से मिला था। वहाँ कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि हम दूसरे कंपनी को वो मांग सकते हैं उनके पास CSR के। CSR तो उसके बाद में शुरू हुआ, तो अभी CSR के द्वारा भी लोग डोनेशंस देने के लिए तैयार है, बस मगर उनका ये कहना है कि ये बच्चों के लिए यूज़ किया जाए, और ये भी कहा है कि ऐसे बच्चों में करो जहाँ रिजल्ट गारंटीड है। अगर बच्चों में दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है तो ये मत करिए कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है हमें देखना है। तो इसकी वजह है कि 90% बच्चे और लेस देन 10% एडल्ट्स का होता है। एक चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू आपको पूरा
खर्चा मिल गया, ऑपरेशन हो गया, मगर ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा खर्चा रहता है। बैटरीज चेंज करनी पड़ती है, कोई वायर टूट गई बच्चा खेलते वक्त तो वायर रिप्लेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया 2 से 3 साल आपको थेरेपी करनी पड़ेगी, तो थेरेपी सेंटर जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, थेरेपी सेंटर के भी चार्जेस होते हैं, और ये खर्चा तो जारी रहेगा। 3 साल के बाद आपकी थेरेपी कंप्लीट होगी, मगर रिपेयर करना, बैटरीज चेंज करना। और अभी दूसरा एक प्रॉब्लम आया है कि 8-10 साल के बाद जो भी बाहर का प्रोसेसर है वो तो डेवलप होते, नए नए मॉडल्स आते, तो पुराने मॉडल्स कंपनी बनाना बंद कर देती है, तो ये रिपेयर नहीं होती, अभी रिपेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। तो जिसने 8-10 साल पहले ऑपरेशन करवा लिया, बच्चा तो अच्छा स्कूल में कर रहा है, प्रोसेसर बिगड़ गया, कंपनी कहती है कि अभी हम रिपेयर नहीं कर पाते, तो इनको अभी नया प्रोसेसर खरीदना है। सो सडनली 2.5-3 लाख का खर्चा आ गया। हम तो हमारी ट्रस्ट के द्वारा, आईयर फाउंडेशन के द्वारा इसमें भी मदद करते हैं, मगर हमारी पॉलिसी ऐसे रहती है कि मेजर खर्चा हमारे से मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मरीज़ को भी लगाना पड़ता है। इसका मकसद ये है कि उनको भी उसमें स्टेक रहना चाहिए कि उसको वैल्यू करें, और अगर पूरा मुफ्त मिल गया ना तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है कि यूज़ करना बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मगर आपने जो सही सवाल किया है कि इन फैमिलीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, तो यही है। हो सकता है फ्यूचर में इंडियन इम्प्लांट आ जाए। एपीजे कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, अभी वो इम्प्लांट की कुछ ट्रायल्स शुरू है, और हम लोग आशा करते हैं कि अगर वो हो जाएगा, इंडिया में बनेगा, तो अपने को प्राइस कम करनी पड़ेगी। President APJ Kalam, when he was president, started a program of trying to develop an Indian implant. It has now reached a stage where they are doing trials. If that comes to fruition, if that becomes a reality, maybe the implant will be available at lesser cost, and we look forward to that. Can you please say one line in Hindi about iHear Foundation? You set up in this year. Yeah. 2013 में हमने एक फाउंडेशन शुरू की। एक्चुअली शुरू नहीं की, वो फाउंडेशन थी जो बंद होने वाली थी, iHear फाउंडेशन। तो हम लोगों ने उनके पास से ले ली, ट्रस्टीज हमारे आ गए, और इस iHear फाउंडेशन का मकसद ये था कि हम लोगों से डोनेशन लें, और डोनेशन लेके वो पैसों से बच्चों का ऑपरेशन करें, कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करें। आई थिंक आज 11 साल में हमने कुछ 1000 मरीज़ों के ऑपरेशन ट्रस्ट के थ्रू किए हैं। इम्प्लांट का खर्चा जो है पूरा मिलके 7.5 लाख का होता है, तो इसका मेजर बल्क ट्रस्ट के थ्रू आता है, थोड़ा सा हिस्सा मरीज़ को भरना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मरीज़ को भी उसमें थोड़ा सा स्टेक रहना चाहिए कि वो उसका इस्तेमाल करते रहें। क्या कोई विशिष्ट विकलांगताएं हैं जो श्रवण हानि के साथ होती हैं? इसका पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं? हमारे पास जो बच्चे श्रवण दोष लेके आते हैं, उसमें ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमने देखा है कि इन काफ़ी बच्चों में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी मिलती है, एक सेरेब्रल पॉल्सी करके कंडीशन होती है, कोई बच्चों में आँखों में भी प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चे हैं जिनमें सिंड्रोम जैसे कहते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है। तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें भी थोड़ा सा मेंटल IQ थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हम ऐसे बच्चों को हमारी तरफ से हियरिंग तो जांच कर लेते हैं, मगर अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है, जैसे पीडियाट्रिशियन है, छोटे बच्चे के डॉक्टर है, या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के डॉक्टर है, हार्ट के डॉक्टर हैं जिनको बच्चों को हार्ट में प्रॉब्लम है, और इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले लोग भी आके इनको असेस करते हैं, और ये लोग हमें बताएंगे कि इसकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी तीव्र है, कि ये बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट के बाद जो थेरेपी लगती है ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ऑटिस्टिक फीचर अगर बहुत माइल्ड है तो इन बच्चों में ऑपरेशन हो सकता है,
तो ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, उसके साइकोलॉजिस्ट असेस करके हमें बताएंगे कि हाँ इसमें आप कर सकते हो या इसमें करने से फ़ायदा नहीं होगा कि ये बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ है उनके स्पेशलिस्ट इन्हें देख के हमें एडवाइस देते हैं कि ऑपरेशन तो हम किसी में भी कर सकते हैं, मगर उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बच्चे से कोऑपरेशन मिलेगा कि नहीं, बच्चा बैठ के ये थेरेपी कर सकेगा कि नहीं, इसकी जजमेंट ये स्पेशलिस्ट लेके हमें बताते हैं कि इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आपके अनुसार स्वास्थ्य पेशेवरों और नीति निर्माताओं को विकलांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के वातावरण और समाज में समावेशी माहौल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? पहली चीज़ तो यह है कि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्रिंट मीडिया से हो, न्यूज़पेपर से हो, टीवी से हो, रेडियो से हो, कि डेफनेस एक हैंडीकैप है जिसको करेक्ट किया जा सकता है। तो एडल्ट्स में भी बच्चों में भी पहले किसी को थोड़ी भी डिफ़िकल्टी हो तो उनको टेस्टिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हमने बोला कि यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करो, हर बच्चा जो आता है पैदा होता है उसकी टेस्टिंग करो। दूर दूर से लोग बम्बई में आते हैं फॉर देयर डिलीवरी, जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होके समझो आपने उनकी टेस्ट कर दी और देखा कि ये बच्चे को अति तीव्र श्रवण दोष है, तो आप उसके पालकों को बताओगे कि भाई उसके आगे की स्टेप का क्या, कि उनको अभी हियरिंग एड खरीदना है, वो पैसा कहाँ से आएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद उनको कोई स्पेशल एजुकेटर के पास जाना है, तो वो जहाँ से आए, जिस गांव से आए, क्या वहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल है, नहीं कि वहाँ कैसे अवेलेबल की जा सकती है। ये सब ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। और इसके लिए दूसरी भी एक चीज़ है कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है, सोसाइटी का एटीट्यूड जो है, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो भी कहते हैं कि भाई हियरिंग एड की ज़रूरत है मगर बाहर दिखना नहीं चाहिए, जैसे कोई ख़राब चीज़ है वो, ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। जो लोग ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं, अंधे हैं, उन्हें तो सोसाइटी से बहुत सपोर्ट मिलता है, सिंपैथी, सहानुभूति भी मिलती है, वो ठीक है, वो सही है। मगर जैसे हेलन केलर ने बताया कि डेफनेस भी जो है वो इतना ही ख़राब हैंडीकैप है, ज़्यादा ख़राब है। और इनका तो कई जगह मजाक किया जाता है कि आप पिक्चरों में देखोगे कि कोई जोक होता है, अंधे आदमी के बारे में जोक नहीं होगा, मगर कोई बहरा है उसको ठीक से नहीं सुनाई देता, इसलिए कुछ कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग हंसते हैं उसके ऊपर। ये साइक चेंज होना चाहिए कि इनको भी उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए जितना ब्लाइंडनेस को मिलता है। ये जब भी साइक चेंज होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि कहाँ कान पे मशीन पहनना कोई ख़राब चीज़ नहीं, मुझे साफ दिखाई नहीं देता, मैं चश्मा पहनता हूँ, सुनाई नहीं देता, मशीन पहनता हूँ। तो ये जो लोगों की एटीट्यूड है उसको कैसे चेंज किया जाए, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, मगर ये बहुत ज़रूरी है। कॉक्लियर इम्प्लांट की बात तो बहुत लास्ट में रही। ये हियरिंग एड वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, उनकी मदद तो पहले से अगर होगी तो ये बच्चे भी दे विल एडुकेट देमसेल्फ, सीखेंगे, पढ़ेंगे और सोसाइटी के कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बन सकते हैं ये। तो ये एटीट्यूड चेंज बहुत ज़रूरी है। लोग जो आपको सुन रहे हैं आज, होपफुली सोसाइटी में सब उनको तो समझ में आ गया रहेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी सुन रहे हैं। तो अवेयरनेस रिलेटेड जो ड्राइव्स आप बोल रहे हैं कि क्रिएट होना चाहिए, अवेयरनेस, फैसिलिटी, फैसिलिटीज़, ट्रेंड पर्सन्स टू टेक केयर, ये तीन चीज़ें। एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चर हियरिंग एड्स अगर आप अपने देश में पूरा तैयार करने शुरू कर दे, जो कॉस्ट कम कर सके, तो लोगों के फाइनेंशियली रेंज में आ सके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे जो कम सुनते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं होता, स्कूल में भेजा गया, वो बेचारा बैठता है, उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, लोग बोल रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ता नहीं है, डल है। उसको बेचारे को पता नहीं कि जो उसके साथ में दूसरे लड़के बैठे हैं वो उससे ज़्यादा सुनते हैं, उसको तो लगता है सब तो उसके जैसे ही सुनते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, तो एक बार हियरिंग टेस्ट करके देखो, बेचारा क्लास में बैठ के कुछ नहीं सुनेगा तो पढ़ेगा कैसे। और एक बार उनको ये सुनने की क्षमता दे दो और फिर देखो ये बच्चे जो दूसरे बच्चे कर सकते सब कर सकेंगे।
मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अभी नॉर्मल स्कूल में गए हैं, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में गए हैं, लॉयर्स बने हैं। एक लड़की है जो 12th स्टैंडर्ड में, एक ही कान का ऑपरेशन किया था मैंने उसका, 12th स्टैंडर्ड में नॉर्मल कॉलेज से फर्स्ट आई, मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन क्लास उसको वोट किया गया, और आज वो डेनमार्क में बैठ के बैंक में जॉब कर रही है और दिसंबर में आके शादी के लिए आ रही है इधर। तो उसकी लाइफ पूरी नॉर्मल हुई, बस सिर्फ एक ही चीज़ उसको देना था, सुनने की क्षमता। बाकी तो वही बच्चे पूरे नॉर्मल होते हैं, दे आर एज गुड जो दूसरे बच्चे हैं जो अचीव कर सकते, ये बच्चे अचीव करेंगे। सिर्फ उनको सुनना आप दे दो, फिर देखो क्या होता है। सो आज मेरे साथ महेश बैठा हुआ है, ये अभी 14 साल का है और इसको पैदाइशी डेफनेस था, और 6 साल की उम्र में ये हमारे पास आया था। 2016 में इसका कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन किया गया। इनको उस वक्त ये पैसा खर्च करना पॉसिबल नहीं था, तो हमारे फाउंडेशन के द्वारा डोनेशन लेके इसका ऑपरेशन हो गया। 6 साल की उम्र सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया कि जितना जल्दी करे तो अच्छा होता है, और सिर्फ ऑपरेशन से कुछ नहीं होता। उसके बाद में जो थेरेपी चलती है वो अगर अच्छी कर दी तो अच्छी करने से रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके माँ ने, जो इसको हिंदी नहीं आती थी और इसकी थेरेपी हिंदी में चलती थी, तो माँ ने खुद हिंदी सीख के इसके साथ घर में बैठ के मेहनत करी। मेहनत करने से आप क्या नतीजा है, क्या फल मिला है, आप दे सकोगे। महेश थोड़ा सा ऐसे घूम के वो इम्प्लांट बताना, ये निकाल के वापस लगा उधर एक बार, नहीं ऊपर वाला खाली, ये इम्प्लांट है। अगर ये निकालेंगे तो इसको कुछ नहीं सुनाई देगा। अभी लगा लो। ये जो कान के ऊपर है वो कंप्यूटर है जो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आवाज़ लेके कर रहा है, जो कान का काम था। और पीछे जो वो रिंग लगी हुई है यहाँ ऊपर, वो रिंग निकाल के उनको ऐसे बताओ वापस लगा दो, ऊपर वाली रिंग। ये एंटेना जो अंदर डाली है उसके ऊपर बैठी, ये ट्रांसमिटिंग कॉइल है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये ट्रांसमीटर कॉइल के द्वारा जो हमने इम्प्लांट अंदर डाला है कान में, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचता है। अभी स्कूल में पढ़ते हो? यस। कौन से स्कूल का नाम क्या है? गुरु नानक स्कूल हाई स्कूल। जोर से बोलो जरा। गुरु नानक हाई स्कूल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6th B। अच्छा, और कैसे लगता है क्लास में दूसरे बच्चों के साथ आपकी पढ़ाई वैसे ही होती, कोई प्रॉब्लम लगता है आपको? नहीं, अच्छे लगता है, अच्छे से बात करता हूँ, और स्कूल में क्या समझाता है हम लोग का समझते हैं। और फ्रेंड्स भी है बहुत आपके स्कूल में? यस। वो कभी पूछते नहीं कि ये क्या है करके? पपी जाना सुनाई नहीं देता। नहीं, मगर आपके जो दोस्त हैं हाँ, वो पूछते हैं आपको कि ये क्या लगा है, क्यों लगा है? इससे सुनाई देता है इसलिए। तो पहले उनको बोला ऑपरेशन करके लगाया है वो। तो इसका कोई अभी मजाक नहीं उड़ा था, कुछ नहीं? आपको दोस्त जैसे ही ले लेते हैं सब साथ में, आपको उनके साथ खेल कूद सब चालू रहता है? यस। बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसा, दूसरे बच्चों के जैसा रहता है। वेरी गुड। आपको कैसे लगता है जो पहले था ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद, कैसे लगता है अभी? मैं अभी ऑपरेशन किया कीर्तन सर ने, मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मैं अच्छे से फैमिली में से बात करता हूँ। और आगे पढ़ के क्या करना चाहते हो आप? आगे पढ़ने से पुलिस बनने जाता हूँ। पुलिस बनने जाता हो? ओके। पुलिस बनोगे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बनोगे, क्या बनोगे? पुलिस। ओके, ठीक है। और घर में और भाई बहन कितने हैं आपके? भाई बहन, एक दीदी है, एक छोटा भाई है। और वो दोनों ठीक सुनते हैं? तो उनके साथ कैसा बात करता हूँ। मस्ती झगड़ा करते हो कि नहीं? नहीं करते हो, ओके। आप गाना सुनते हो क्या? और गाना सुनता हूँ, हाँ। हमारे भाषा में सुनता हूँ। तो गा भी सकते हो? नहीं। कोशिश की है कभी गाने की? मगर कौन सा गाना बज रहा है वो सब उसके शब्द भी समझते हैं आपको? यस। टीवी भी देख सकते हो? टीवी देख सकते हैं। ओके। टीवी देख सकते हैं, मेरे को सुनाई देता है अच्छे से। और क्लास में जब भी लेक्चर चलता है, टीचर पढ़ाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता नहीं। आपको? सब सुनाई देता है आपको? यस। तो आपको एक बता सकते कि
आपको कभी पता चला कि इसको सुनने में कम है, और फिर उसके बाद में आपने क्या क्या किया? हाँ जी। कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करने के पहले जी। आपने क्या कोशिश की थी, और आपको कैसे पता चला कि ये कम सुनता है? यस। पहला मेरा महेश 3 साल का था, तभी से सुनाई नहीं देता था उसको। फिर हम लोग बुलाते तो उसको आवाज़ नहीं आता था। फिर बाहर जब भी डीजे बजता था तभी थोड़ा उसको आवाज़ आता था, फिर उसने नाचने लगाता था। फिर उसको महेश महेश बुलाते तो नहीं सुनता था। उसके बाद में फिर हम हमारे सर रवि सर के पास ऐसे ऐसे हमारे लड़का को प्रॉब्लम है करके बोला था। उसके बाद में फिर हम लोग 2-3 हॉस्पिटल में घुमा। फिर उसके बाद में फिर हमको रवि सर ने बताया कि ऐसे ऐसा डॉक्टर है कीर्तनर सर करके, फिर आपका पास लेके आया था। फिर उनके बाद में फिर आपका जो ट्रीटमेंट किया, इम्प्लांट किया। पहला बिल्कुल नहीं सुनता था, इसका बाद में अभी बहुत अच्छा सुनता है, अच्छा बात करता है, अच्छे से अपने आप स्कूल पर जाता है। ऑपरेशन करने के बाद में कुछ उसको ट्रीटमेंट करना पड़ा ना, थेरेपी करना पड़ा? हाँ जी, फिर वो फिजियोथेरेपी करना पड़ा। उसके बाद में फिर थेरेपी 3 साल हम लोग कंटिन्यू गए स्कूल में थेरेपी के लिए। उसके कौन बाद से स्कूल में जाते थे? ER सेंटर स्कूल में। ER सेंटर। उसके बाद में फिर अच्छे से उसको फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा, तो बहुत फ़र्क पड़ा इम्प्लांट होने के बाद। अभी अच्छे से सुनता है, अच्छे से बात करता है, मस्ती करता है, खेलता है, अपने आप स्कूल जाता है, अपने आप आता है। स्कूल में उसका क्लास में मार्क वगैरह कैसे रहता है? पास होते रहता है हाँ, क्या? पास वैसे रहता है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं। स्कूल में से अच्छा। कंप्लेंट आती है कुछ कि ये सुनता नहीं है, नहीं कैसे नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उसका मार्क्स भी A ग्रेड A+ ऐसे ही आता है, तो रिजल्ट भी अच्छे से आता है उनका। अभी नॉर्मल स्कूल में जाके अभी 3 साल हो गया, तभी से वो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से मार्क्स भी आते हैं। आप अभी अकेला खुद जाता है और खुद आता है, अभी 1-2 हफ्ते से। Thank you so much, doctor. Thank you so much for your time and such beautifully, simply आपने सब कुछ समझाया। आई एम श्योर सारे जो सुनने वाले हैं सबको बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैसेज और बहुत सीख मिलेगी। थैंक्स अ टन फॉर डूइंग दिस विद ऑल ऑफ अस। ओके। थैंक यू वेरी मच।